हेलो फ्रेंड्स। तो इस वाले में हम आगे से उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। जैसे लास्ट वाली वीडियो में हमने जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट किया था। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू दैट यस वी हैव कंप्लीटेड टिल हेयर पार्टिसिपेटिव मेथड। सो आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो बिफोर एनीथिंग एल्स आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये हम इसलिए कर रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, just to understand the method that how toppers writes the questions. सो इसमें से इम्पोर्टेंट टेकअवेज हम क्या क्या ले सकते हैं उसको भी नोट डाउन करते हैं। तो ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हेयर। तो यहाँ से ये पहला क्वेश्चन है आज का। Phenomenology represent the most radical departure from the scientific quantitative methodology. Critically analyze the statement. तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन भी चैप्टर 3 से या चैप्टर 2 से कनेक्ट कर सकते हैं हम। फेनोमेनोलॉजी वाला क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक है वहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे मैम ने लिखा है, अर्ली सोशियोलॉजी वॉज dominated by the scientific quantitative and methodology based on the systematic observation using scientific method of data collection and quantifiable reality. तो यहाँ से देखो ये है कि बेसिकली यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बताया गया है कि फेनोमेनोलॉजी जो क्यों आई, क्या ऐसे फैक्टर से थे जिससे फेनोमेनोलॉजी जो है एज अ कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है हमारा, बट दिस वॉज फाउंड टू बी इनएडवोकेट एज इट कुड नॉट रिवील द insider's perspective or the meaning of that actor, okay, attaches to the action. This gave rise to the interpretivist school of thought. Oh, yes, ठीक है, that emphasize non-positivist micro interactionist perspective. In this time phenomenology led by अल्फ्रेड शुर्ज, जो अल्फ्रेड शुर्ज थे, ये इनके द्वारा लेड करी गई थी। तो पीटर बर्जर एट्सेट्रा इज सीन एज अ रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम द साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। तो बेसिकली इस वाले में फेनोमेनोलॉजी के बारे में ही है। पहला तो कॉन्टेक्स्ट कि क्या ऐसे कॉन्टेक्स्ट है जिससे फेनोमेनोलॉजी डेवलप हुई, इवॉल्व हुई। देन उसके बाद फेनोमेनोलॉजी को कंसिडर किया जाता है ना, एक तरह क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी की तरह देखा जाता है ना फेनोमेनोलॉजी को। और इसको अल्फ्रेड शुर्ज और पीटर बर्जर जैसे जो थिंकर थे उन्होंने पोस्टुलेट किया था। नेक्स्ट आता है हमारा, इन द वर्ड्स ऑफ गैब्रियल फेरिना, फेनोमेनोलॉजी शुड नॉट बी सीन एज एन इंडिपेंडेंट मेथड और स्पेशलाइज्ड स्कूल, रादर इट्स जस्ट एन अप्रोच वेयर इन्वेस्टिगेटर uses different method and can get different experiences each time. So यहाँ से ये हमें नोट डाउन करना है कि गैब्रियल फेरिना करके कुछ है, कोई थिंकर है, उन्होंने ये चीज़ बोली है फेनोमेनोलॉजी के बारे में। तो ये हमारा एक वैल्यूडेशन वाला पॉइंट हो गया जो हम यहाँ से नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, फेनोमेनोलॉजिस्ट बिलीव्स, कहाँ पे बिलीव करते थे, दैट वर्ड इज़ नथिंग बट द construction of social meaning. Yes, okay, hence there is no social reality beyond the one created by the actor by his or her meaningful attributes. okay, फेनोमेनोलॉजी के बारे में, फेनोमेनोलॉजी जो है बेसिक पोस्टुलेट क्या है, इसका मतलब क्या है, उसको यहाँ पे लिखा गया है। एंड देन दे डू नॉट बिलीव इन यूज ऑफ एनी स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी और साइंटिफिक स्टडी। ओके, सो एज वी नो दैट कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 20 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 3 पेजेस हैं, ठीक है। तो उसके बाद से हम आगे देखते हैं, इट्स नॉट कंसर्न्ड विथ कैजुअल एक्सप्लेनेशंस एंड डज नॉट एडवोकेट जनरलाइज और थ्योरी बिल्डिंग। अल्फ्रेड शुर्ज जो थे वो आर्ग्यूज दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सोशल फेनोमेनन
study, the researcher must completely immerse himself in the social setting. तो अल्फासूज का आइडिया भी यहाँ पे लिखा गया है, जो कि इनको माना जाता है ये फेनोमेनोलॉजिस्ट थे, ठीक है. हेंस दे आर नॉट वेरी ऑफ एनी वैल्यू बायस और interactions that may crop up. According to phenomenologist, ये construction of social reality, the human being indulge in a constant negotiation between their inner perceptions and the weight of external cultural reality, जैसे dialectical relationship. नेक्स्ट है hence phenomenology brought a purely subjective approach and was criticized for being narrow, speculative and even commonsensical. तो यहाँ पे क्वेश्चन यही था ना हमारा कि फेनोमेनोलॉजी जो है रिप्रेजेंट द मोस्ट रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम द साइंटिफिक एंड क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी क्रिटिकली एनालाइज. तो बेसिकली यहाँ पे पहले फेनोमेनोलॉजी के बारे में बताया गया, ठीक है, कैसे वो एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्टुलेट इवॉल्व हुआ. देन अल्फासूज के बारे में, और यहाँ से मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, ये नोट करने वाला पॉइंट है गैब्रियल फेरिना करके. और उसके बाद फेनोमेनोलॉजी के बारे में बताया गया. यहाँ पे उसको एक्चुअली क्रिटिसाइज़ किया गया कि कैसे ये भी एक कॉमन सेंसिकल नॉलेज ही है और एक नया सब्जेक्टिव अप्रोच है, ठीक है, नथिंग मोर देन दैट. नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म इज़ एन इंक्रीजिंगली कॉमन फीचर ऑफ सोशल रिसर्च, ठीक है. एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द वे इन विच मल्टी स्ट्रेटजी रिसर्च कैन बी यूज्ड. तो मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म के बारे में पूछा हुआ है. तो इसमें देखो डायरेक्टली मैम ने थिंकर से स्टार्ट किया है. री पार्सन करके हमारी एक थिंकर है जो कि बोलते हैं राइटली आर्ग्यू दैट द डिफरेंसेस एंड द कॉन्ट्रडिक्शन हाईलाइटेड बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज इज़ अ 60s हैंगओवर. ये देखो कीवर्ड आया, ठीक है. और इट has not much relevance in the sociological research today. अब यहाँ से देखो एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा just because this, ये थिंकर मेंशन करने से ही एक नंबर एक्स्ट्रा मिल सकता है. नेक्स्ट है हमारा स्कॉलर्स टुडे, लाइक जैसे एलन ब्रायमन argues for choosing the methodology which fits best and caters to the need of the research subject. This approach of methodological pluralism is being embraced by recent scholars. Okay, ठीक है. Multi-strategy research is the one in which both micro and macro or both qualitative and quantitative research methods are incorporated simultaneously. So जैसे multi-strategy research can within our understanding of social phenomena where ये क्या लिखा है, where I can't understand the word, and available quantitative data can be collected for those variables which are quantifiable and objective. Otherwise, for understanding the meanings and motives, the qualitative method can be used. For example, if the hypothesis is such that poverty and crime are taken as independent and dependent variable, it can be further broken down into intervening variables like range of poverty, yes, household in poverty, members in the family, income, etc. So availability of the basic features
availability of the basic facilities like drinking water, sanitation, education can be parameters for poverty too. So while incidence of crime can be studied by number of criminals, number of times failed juvenile delinquency, etc. In this study, multi-strategy approach, census survey, secondary data or SCEC can give about facility available like electricity, water, LPG, sanitation, etc. Interviews can be used to find out level of education, health, family members, etc. to understand poverty. Government records of crime can be used from police. Participant observation can help one to delve into deep linkages of what causes poor to take up crime and what motives are there. It was used by Sudhir Venkatesh in कहाँ पे ये गैंग लीडर ऑफ अ डे. सो ये सुधीर वेंकटेश का कोई वर्क है, वो यहाँ पे मैम ने लिखा है. अ डीपर मीनिंग अबाउट कॉन्स्ट्रेंट नीड्स एंड लेटेंट फंक्शन कैन बी ऑब्जर्व इन अ फील्ड स्टडी. तो यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन वाला पॉइंट मुझे ये लगा, ऑल्दो अभी इसके बारे में ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये क्या लिया, बट इसको गूगल करके मुझे देखना है. तो एक पॉइंट ये एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन वाला पॉइंट मुझे यहाँ से मिला. देन this multi-strategy approach can be fruitful in in-depth understanding of the research phenomena. तो ये क्वेश्चन था about methodological pluralism. बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है कि we cannot just rely or follow one method, but there is multiple methods to conduct a research, and depending upon the subject matter, also different method can be used for that particular subject. ओके, सो यहाँ से मेरे को दो चीज़ें अच्छी लगी. जैसे एक रेप पर्सन, ये हम लिख सकते हैं 60s हैंगओवर, ये हम पढ़ते हैं सोशियो में, बेसिक है. एलन ब्राइमन हम देख सकते हैं यहाँ पे. और यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छा ये लगा ये वेंकटेश का, इसके बारे में हमें सर्च करना चाहिए आई थिंक. और अगर ये क्या था इनका वर्क, इसके बारे में थोड़ा पढ़ के फिर उसके बाद इसको हमें ज़रूर नोट डाउन करना है इसे. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सोशियो एंड कॉमन सेंस के बारे में. बेसिक क्वेश्चन है, चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है ये. चैप्टर 1 में जो सब टॉपिक है पहला 1D करके है समथिंग, वो लास्ट वाला जो सब टॉपिक है वही है सेम. शेयर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप कमेंट. अब यहाँ पे देखो, वाइल सोशियोलॉजी इज़ द, अब दोनों में रिलेशन, इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं हम, सोशियो और कॉमन सेंस को दोनों को डिफाइन करके उनके बीच में रिलेशन बता सकते हैं. वाइल सोशियो इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, कॉमन सेंस रिफर्स टू द taken for granted, yes of course, taken for granted knowledge or routine knowledge that people have of their everyday life. So ये हमने यहाँ पे मैम ने बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा, और जो कि वेरी मच रेलिवेंट है. ठीक है, सो इट्स सीन टू बी शेयरिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप. ये डायग्राम, ये बेसिक डायग्राम है जो कि हमारे उसमें दे रखा है, नितिन संगवान सर की किताब जो है, बुक जो है, उसमें भी दे रखा है ये. तो ये डायग्राम मस्त है, इसको बनाना ही बनाना है. ऑल्दो ये हमें वहाँ पे है दिया हुआ है, तो वो मुझे सेपरेट पीस ऑफ पेपर पे बनाने हैं, तो इट्स ओके. ठीक है, फिर कॉमन सेंस के बारे में. कॉमन सेंस प्रोवाइड बेसिक फॉर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, सेम वही जो डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है, विच इज़ फर्दर टेस्टेड एम्पेरिकली. many stereotypes like women being biologically ordained or sexual diversion of labor are challenged and corrected by sociology. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक रिलेशन बताया गया है कि जैसे कॉमन सेंस क्या करता है. कॉमन सेंस हमें जो है कुछ
सब्जेक्ट मैटर देता है, जैसे वीमेन को, वीमेन बीइंग बायोलॉजिकली ऑर्डेंड और सेक्सुअल डाइवर्जन देखा जाता है उनके लेबर्स पार्टिसिपेशन में, ठीक है। तो वो उसको करेक्ट करता है, उसको चैलेंज करता है सोशियो, ठीक है, और उसको करेक्ट करता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडेंस, ये थिंकर हमारे, मेनी स्टडीज़ फर्दर बिकम पार्ट ऑफ कॉमन सेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग रेट ऑफ डाइवोर्स एंड ब्रेकडाउन, ये हमारा कॉमन सेंस बनता जा रहा है, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस ऑल्सो, डिफरेंसेस को हमने सिमिलरिटी देख ली कि क्या सिमिलरिटी है और डिफरेंसेस है। कॉमन सेंस इज ओनली सरफेशियल अंडरस्टैंडिंग, ओके, सुपरफिशियल एक टाइप से समझ लेते हैं, सरफेस लेवल का अंडरस्टैंडिंग होता है, वाइल सोशोलॉजिस्ट इंगेज इन ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। कॉमन सेंस वेरीज individually and is status quest. Sociology can be generalized by theorizing and is change oriented, ठीक है। तो ये हमने कुछ डिफरेंसेस लिखा है यहाँ पे मैम ने, बट इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे टेबुलर फॉर्म में भी यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते थे, बट इट्स ओके। देन nevertheless post modernist argues that since there is no complete gospel truth, ये देखो gospel मैम ने एक जगह पे और यूज़ किया था, तो ये एक कीवर्ड या वर्ड है, यू कह लो कि वो हम यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ रियलिटी मस्ट बी एक्सेप्टेड एंड हेंस कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो इंटीग्रल टू आर इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सोसाइटी इन सोशोलॉजी। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है समझने को। नेक्स्ट देखते हैं हम, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईच ऑफ देम। देन अगेन ये समझ लो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में जैसे कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसका है, तो इसमें कंपलसरी क्वेश्चन है। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, वर्क इन फ्यूडल सोसाइटीज़। अब ये देखो कि बेसिक अगर देखो ना सोशियो में एक पैटर्न फॉलो होता है कि जैसे कंपलसरी क्वेश्चन में चैप्टर 1 2 3 4 5 से क्वेश्चन होंगे एक एक करके, फिर अगर जो सेक्शन बी वाले में जो है कंपलसरी क्वेश्चन जो है उसमें भी चैप्टर 6 7 8 9 10 से क्वेश्चन होंगे। जैसे ये फ्यूडल सोसाइटी, ये चैप्टर 6 का है, चैप्टर 6 हमारा चैप्टर है ना वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, उससे रिलेटेड है। लेट्स सी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क refers to patronizing of activities not only in technical sense, divergence of labor, but also in social component which analyzes the power, authority, structure and stratification. So in feudal society work was patterned on the typical style of illustrated. So feudal society की फ्यूडल सोसाइटी के बारे में है, तो यहाँ पे है जैसे ये है अथॉरिटी ऑफ प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन जो है और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर है वॉज द चीफ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक अर्निंग। सो फ्यूडल सोसाइटी का जो एक फीचर है वो यहाँ पे लिखा गया है। जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन, लैंड वॉज सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड इट्स कंट्रोल एंड ओनरशिप शेप्ड द पावर स्ट्रक्चर्स इन द फ्यूडल सोसाइटी, ठीक है। देन सोर्स ऑफ पावर की बात करा जाए तो वॉज इनिमेट एज बोथ ह्यूमन एंड एनिमल लेबर वॉज यूज्ड, ठीक है। देन डिवीजन ऑफ लेबर वॉज बेस्ड ऑन द वर्क डन बाय सर्फ ऑन द फार्म ओन्ड बाय देयर फ्यूडल मास्टर्स। ये कुछ फीचर्स हैं जो हम जनरली पढ़ते हैं उसमें चैप्टर 6 में। स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी वॉज अलॉन्ग नोबिलिटी, क्लर्जी एंड सर्फ, इन तीनों में डिवीज़न होता है, स्ट्रेटिफिकेशन रहता है। सरप्लस ऑफ कैपिटल प्रोडक्शन वॉज नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं था सरप्लस प्रोडक्शन वगैरह। इनोवेशंस वॉज लिमिटेड था, ओल्ड जैसे लिमिटेड एंड ओल्ड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स वर यूज्ड। और डिफ्रेंसिएशन इन इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन,
differentiation in economic constitution was also limited. Hence work in feudal society, जो feudal society में जो work होता था was advanced than the slave से advanced level पे था, but enough capital could only be accumulated in later stage. Yes, when technology developed for capitalist mode. हाँ, तो ये फ्यूडल के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था इसमें भी बहुत ज़्यादा थिंकर नहीं है, बेसिक फीचर्स पे था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्रिटिकली एसेस दी कल्चरल लैग थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। जैसे इसमें कल्चरल लैग की बात करा गया है, तो क्रिटिकली उसको एसेस करना है। तो देखते हैं, कल्चरल लैग थ्योरी ऑफ सोशल चेंज वॉज पुट फॉरवर्ड बाई ऑगबॉर्न एंड निमकॉफ। ये थिंकर हैं। अब ये हमें नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये कल्चरल लैग थ्योरी, ऑल्दो वी रीड इन दी चैप्टर्स in detail, but to make us micro notes we should note it down here, ठीक है। So it sought to address the discrepancy of change between the technology production and socio-cultural value. Next, according to the theory of cultural lag, the technological progress in the society or change in economic production systems happens at a fast pace, okay, but the cultural institutions of society like religion, family, kinship, marriage, education, etc. do not change immediately. Rather, there is a cultural lag which is experienced, due to which dissonance can be seen. कहने का मतलब ये है कि जस्ट कि प्रोडक्शन वगैरह फास्ट पेस में होता है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी फास्ट पेस होता है, बट जो हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने इमीडिएटली चेंज नहीं होते हैं। दैट्स वाई वहाँ पे कल्चरल लैग देखा जाता है, जिससे कि डिसोनेंस भी देखा जाता है सोसाइटी में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विल्बर्ट मूर, ये हमारे एक थिंकर हैं, सोशल चेंज इज़ अ सिग्निफिकेंट अल्टरेशन इन सोसाइटीज स्ट्रक्चर, बिलीफ एंड प्रैक्टिस एज ऑल्सो वैल्यू and behavior. Cultural lag on this front can be seen in India's mistaken modernity. ये देखो अच्छा पॉइंट है, एक ये विल्बर्ट मोर का जो कॉन्सेप्ट है ये हम नोट कर सकते हैं, और ये मिस्टेकन मॉडर्निटी ये इनका है दीपांकर गुप्ता का। ये एक वैल्यू एडिशन का पॉइंट है, इसको ज़रूर नोट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, दो इंडियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सोशल मीडिया, they censor its uses by girls and women. Yes, recent खाप डिक्टिम बैंड फोन्स यूज बाई गर्ल। सो ये देखो करंट अफेयर को कैसे लिंक किया गया है, वेरी ब्यूटीफुली लिंक्ड है, कि उस टाइम पे करंट अफेयर में रहा होगा, ये चीज़ें उन्होंने पढ़ा होगा, तो उसको यहाँ पे लिंक कर दिया गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देन वाइल पब्लिक स्पेसेस, जैसे जो पब्लिक स्पेस होता है, आर ओपनिंग फॉर ग्रेटर interaction across caste, religion, etc. Intercaste marriage face honor killing, ठीक है। ये देखा जाता है पब्लिक स्पेस में। इवन इन डेमोक्रेसी में देखा जाए तो ये क्या है, इगैलिटेरियन जो सिस्टम है, और ब्यूरोक्रेसी एक्सपेक्टेशन ऑफ पर्टिकुलरिस्ट बेनिफिट बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, रीजन इज एक्सप्रेस्ड। तो ये मैम ने लिखा हुआ है, ये हमारा था कि इस पर कल्चरल लैग पे था। ये भी यहाँ से अगर हम देखें तो ये हम लिख सकते हैं, ये मिस्टेकन मॉडर्निटी वाला पॉइंट दीपांकर गुप्ता का नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन रेजिडेंसी एंड लाइन्स ऑफ डिसेंट। ये कोरिलेशन हमें बताना है रेजिडेंसी एंड लाइन ऑफ डिसेंट में। ये देखो क्वेश्चन है वहाँ पे, आई थिंक किनशिप वाले चैप्टर से ये पे इसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। लाइन ऑफ डिसेंट आर द प्रिंसिपल ऑफ क्लेमिंग और फॉर्मिंग ए किन ग्रुप और किनशिप कम्युनिटी। इट्स व्हेन अ पर्सन ट्रेसेस डिसेंट बेस्ड ऑन लीनेज, यस, ईदर मैट्रिलिनियर और पैट्रिलिनियर। तो यहाँ पे बेसिक जो डेफिनेशन है
वो बता दी गई डिसेंट की। देन रेजिडेंसी की बात करा जाए तो रेजिडेंसी रिफर्स टू द प्रिंसिपल दैट डिटरमाइंस वेयर द मैरिड कपल मेल एंड फीमेल मेंबर रिसाइड्स। रेजिडेंसी मतलब रेजिडेंस बेस पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैट्री लोकल एंड पैट्री लोकल, ये सेम, ये हमारा ये क्वेश्चन ही है चैप्टर 9 से। चैप्टर 9 जो हमारा सिस्टम ऑफ किनशिप वाला चैप्टर, वहाँ से। देन इन नॉर्थ इंडिया जैसे देखा जाए तो जनरली द patrilineal line of descent is traced for inheritance and other ritual aspects. Hence a correlation is established between patrilineal descent and the patrilocal nature of residence, where the bride leaves her paternal home and shifts to the bridegroom residence, ठीक है। ये नायर्स कम्युनिटी हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं बेसिकली। तो नायर्स कम्युनिटी स्टडी बाय कैथलीन गोफ, जो एक थिंकर है हमारी, उनके द्वारा इन्होंने स्टडी किया था नायर्स कम्युनिटी के बारे में। तो सी फाउंड अ यूनिक सेट ऑफ मैरिज एंड फैमिली रिलेशन। द लीनेज ऑफ डिसेंट वॉज ऑल्सो मैट्रिलिनियल एंड ट्रेस्ड फ्रॉम मदर साइड। इवन इन अदर साउथ इंडियन कम्युनिटी, groom was expected to come to bride's residence, thus matrilocal residency. Today, due to changing work on organizations, neo-local families are emerging and household is changing despite inheritance being either way. सो ये एक अच्छा है। अभी मैंने ये चैप्टर पढ़ा है तो इसमें जैसे नायर्स कम्युनिटी है और एक जो कुछ एग्जांपल और हैं वहाँ पे, जैसे खासीज हो गया जो मेघालय में, वहाँ पे भी मैट्रिलिनियल देखा जाता है डिसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। तो इसमें आता है जैसे कीथ हॉस्ट, ये जो थिंकर है उन्होंने कॉइन किया था वर्ड, ये इनफॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे ये एक वैल्यू एडिशन वाला पॉइंट है, ये नोट करना है मुझे। एंड दी organization of work. So it is characterized by easy entry, poor skill of workers, and work based on oral contract or acquittance. Formal rules and regulations do not govern the work, due to which workers are open to abuse, lack of social security, and poor compliance with law laid down by government, like minimum wage, basic working condition, etc. Poor women and children are most vulnerable in such sector. जैसे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये इस वाले क्वेश्चन में जैसे अगर थिंकर नहीं मिल रहे हैं तो हम स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से भी हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट थ्योराइज इट। जैसे डुअलिस्ट स्कूल की बात करा जाए तो यहाँ पे है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन persist due to lack of capacity of the formal economy to absorb the ever increasing working population. Structuralist school जो है वो क्या बोलता है, informal work is the essential feature of globalized world of free trade, where workers at poor wages means aim competitiveness of corporates। फिर उसके बाद यहाँ पे लीगलिस्ट स्कूल क्या बोलता है, यहाँ पे ये बोलता है रेगुलेशंस, रूल्स, लिमिट्स कैपेसिटी ऑफ फॉर्म्स ड्यू टू ब्यूरोक्रेसी। वॉलंटरिस्ट स्कूल जो होते हैं वो बोलते हैं फॉर्म्स कंटिन्यू टू बी इनफॉर्मल टू अवॉइड कंप्लायंस बर्डन। तो यहाँ पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से मैम ने बता दिया। फिर उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, उस टाइम का इकोनॉमिक सर्वे था, देखो जीएस का नॉलेज और इकोनॉमी का नॉलेज भी यूज़ करना है एग्जांपल के थ्रू, कि हार्ड कोर इनफॉर्मल सेक्टर जो है विद इन वर्कर विदाउट सोशल सिक्योरिटी एंड फर्म दैट डोंट पे टैक्स अकाउंट्स 87%, मतलब हार्ड कोर इनफॉर्मल सेक्टर 87% है, अभी तो 90% तक पहुँच गया है। एंड 21% टर्नओवर इन इंडिया। सो ये कुछ देखो डेटा को यूज़ किया गया यहाँ पे। इनफॉर्मल सेक्टर कैन एक्ट एज अ वेटिंग बेंच, ये अच्छा कीवर्ड है, देखो इसको हमें नोट करना है। फॉर दोज
seeking entry to formal sector, but since these are vulnerable, structural policy must provide basic social activity to all. तो यहाँ से मुझे अगर देखो तो इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि हमें बहुत ओपन एंडेड होते हैं और वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा थिंकर्स नहीं मिल पाते हैं, बट समहाउ हमें स्कूल ऑफ थॉट से या कि कोई पर्टिकुलर थिंकर मिल जाए तो उसको कनेक्ट कर देना है। तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, इट्स ओके। तो यहाँ पे ये वाले थिंकर को हमें नोट करना है। और उसके बाद ये देखो यहाँ से कैसे जीएस के नॉलेज को कनेक्ट किया गया, और ये कीवर्ड है जो अच्छा कीवर्ड है, इसको हम नोट कर सकते हैं, वेटिंग बेंच। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। इस वाले क्वेश्चन को करके फिर इस वाले वीडियो को समअप करते हैं। सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट के बारे में पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू योगेंद्र सिंह, देखो पेपर 2 के ये थिंकर है, उनको यहाँ पे लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू योगेंद्र सिंह, डेवलपमेंट refers to the strategy of planned social change which is considered desirable by society for its progress. ठीक है, the development of society is envisaged by the different agents that lead to a social change. Education leads to a long-term social change and also development by allowing people to welcome social change and be open-minded, leave out caste, class inequality behind. डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन सोशल चेंज के बारे में बात करें तो जैसे एम एन श्रीनिवास का जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, उसमें ये देखा जाता है कि रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चरल ट्रेडिशन, ड्रेस वगैरह, वेज ऑफ थिंकिंग एंड टॉकिंग. This has even caused development as Indian learned English language, yes, and prospered in tertiary service सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, yes. तो इंग्लिश लैंग्वेज के सीखने की वजह से कैसे टर्सरी सेक्टर जो है हमारे इंडिया का वो प्रॉस्पर हुआ है. ठीक है, इससे कनेक्ट किया गया. देन सोशल चेंज इन फॉर्म ऑफ सेकुलराइजेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक है, okay, etc. is also driving development as in this individualism and yes, changing nature of work favor these aspects. Hence social change and development are complementary to each other, yes, of course, in sense that even urban and rural development in the form of changing economic activity, globalized production, digital connectivity are also driver of social change, like changing family and marriage structure. तो ये देखना, ये जैसे क्वेश्चन है, एक चीज़ सीखने को मिलती है कैसे जब आपको किसी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा नहीं आता तो कैसे पेज को फिल करना है, टू एलोबरेट मोर ऑन व्हाट यू नो एंड ऑल्सो ट्राई टू एड्रेस डिमांड. अगर पूछा गया है तो क्वेश्चन को, डिमांड को एड्रेस करने की कोशिश करो. और इवन दो अगर आपको कंटेंट उस पर कम है तो कैसे आप पेजेस को फिल कर सकते हो, एंड दैट विल फिच यू मार्क्स. ठीक है, तो ये इस वाले में हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में हम आगे का कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे लग रहा है. और यहाँ पे जो वैल्यू एडिशन वाला जो पॉइंट है, जैसे कोई थिंकर है, कोई अच्छा कीवर्ड है, जस्ट उसको नोट डाउन ज़रूर करो भाई. ठीक है, तो ठीक है गाइस, थैंक यू, सी यू सून, बाय.